हेलो, न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, और जिसमें मैं कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिया है एनसीईआरटी का 5.5 है, और इसमें फोर्स दे रखा गया है 50 न्यूटन, मास है 20 केजी। इनिशियली मूविंग विथ स्पीड ऑफ दैट 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल स्पीड भी दे रखी गई है कि 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है ये बॉडी, यानी कि u की वैल्यू दे दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। तो इस बॉडी को हमें स्टॉप कर, जैसे कि ये क्वेश्चन समझ लो क्या है। इस क्वेश्चन में ये है कि एक बॉडी है जो कि इतनी स्पीड से मूव कर रही है, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। इसका मास कितना है 20 केजी, और इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कितने फोर्स से? F इक्वल टू 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो हमें बताना है कि कितने टाइम पर जा करके ये बॉडी रुक जाएगी। स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यानी कि एक चीज और दे दिया गया यहां पर, वो दे दिया गया फाइनल वेलोसिटी इज 0। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। F इक्वल टू क्या होता है? ma। A इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो आपको F मालूम है, M मालूम है, V मालूम है, U मालूम है, T नहीं निकाल लेंगे? बड़े आराम से निकल जाएगा। F जो है वो रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू हम निगेटिव में रखेंगे। -50 इक्वल टू 20, V 0 हो गया -15 अपॉन टी। तो T इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, -300, और -50 नीचे आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 6 सेकेंड। नहीं, 6 सेकेंड के बाद ये बॉडी क्या होगी? रुक जाएगी। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखा जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल क्या, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 5.7 है। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। A 5 kg block is acted upon by a two perpendicular forces, 8 Newton and 6 Newton. Find the magnitude and direction of acceleration produced in the block. तो देखिए, एक बात जान लीजिए कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले एक सरफेस ले लिया, इस पे एक बॉडी लेके दौड़ा देंगे, और इस बॉडी पे दो फोर्सेस लगेंगी ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक ये ले लेते हैं F1, और एक परपेंडिकुलर, दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक ये ले लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा 6 न्यूटन वाला फोर्स, और ये हो गया 8 न्यूटन वाला फोर्स। इसको मान लीजिए आप F1 कह लीजिए, और इसको मान लीजिए आप F2 कह लीजिए। तो दो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया है कई बार कि जब एक बॉडी पे दो या दो से अधिक फोर्सेस एक्ट करती हैं तो हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट निकालिए। जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ लगा लीजिए। एक पैरेललोग्राम यहां से बनाइए, और इसके बाद से ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा? इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा।
F1 और F2 का। मैं इसको मान लेता हूं F फोर्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं गिवन F1 इक्वल टू दिया हुआ है 8 न्यूटन, F2 इक्वल टू दिया हुआ है 6 न्यूटन, और बॉडी का मास भी दिया हुआ है, M इक्वल टू दिया हुआ है 5 kg। ये मैंने मेंशन नहीं किया था, मास इक्वल टू 5 kg। ठीक, हम लोगों को जो है निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है एंड उसका डायरेक्शन निकालना है। ठीक, ये दो चीज हमें करना है। तो देखा जाए इसको, सबसे पहले तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया जाए। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना होगा, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं तो ये फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आगे भी आता 2F1 F2 cos थीटा, तो थीटा तो वहां 90 डिग्री है, तो cos थीटा की वैल्यू 0, तो वो टर्म खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 9 64, 6 6 36 बराबर अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का मतलब 10। तो F की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। ठीक है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर। एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब F मालूम है, M मालूम है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। नाउ A इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन M। F कितना है हमारा, F है हमारा 10, मास कितना है 5, इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। ये हमारा एक आंसर हो गया। अभी एक और चीज निकालना है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि एक्सेलरेशन का भी वही डायरेक्शन होता है जो फोर्स का होता है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। चलिए मैं मान लेता हूं इसको थीटा। ठीक है, इसी थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक, चलिए देखिए, ये है आपका ये ब्लू वाली लाइन, ये है आपका 6 न्यूटन, तो ये भी हो जाएगा 6 न्यूटन उस हिसाब से ना भाई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं और इक्वल लेंथ में है। नाउ cos थीटा डायरेक्टली लिख रहा हूं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लो, उसका कुछ काम ही नहीं था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा 8 और हाइपोटेनियस कितना है 10, है ना। cos थीटा वाले ट्रायंगल में ध्यान दे दीजिए, हो जाएगा 4/5, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 4/5। और cos इनवर्स 4/5 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 37 डिग्री अप्रॉक्स। ठीक, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी 5.10। एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाना मस्ट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.4 kg मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मास दिया हुआ है आपका 0.4 kg, कितने से मूव कर रहा है, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, n का मतलब नॉर्थ, is subjected to a constant force of 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। इस पे एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का,
डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, ठीक, फॉर 30 सेकेंड। टाइम दे दिया गया 30 सेकेंड के लिए फोर्स लगा रहे हैं। सपोज दैट द फोर्स इज अप्लाइड एट t इक्वल टू 0 and the particular particle of that time is at x equal to 0। मतलब स्टार्टिंग से ये अप्लाई किया जा रहा है जब टाइम 0 है और पोजीशन 0 है। प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at t equal to -5 second and t equal to 25 second and t equal to 100 second पे हम लोगों को पोजीशन निकालनी है, ठीक है। -5 सेकेंड का मतलब ये है कि फोर्स लगाने के 5 सेकेंड पहले क्या होगा ये पता लगाना है। चलिए देखा जाए। मैं यहां पर पहले आपको एक कोऑर्डिनेट बना देता हूं ताकि थोड़ा सा दिमाग दौड़ेगा। ठीक, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब यहां पर कोई बॉडी है, ये x इक्वल टू 0 की पोजीशन है। फोर्स लग रहा है साउथ के डायरेक्शन में, मतलब रिटार्डिंग फोर्स है। और जो बॉडी का जो मोशन है वो किधर है, नॉर्थ के डायरेक्शन में है, इधर यू हमारा, ठीक है। बॉडी का मास दिया हुआ है वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। और इस फोर्स को सिर्फ 30 सेकंड लगाया जा रहा है। ठीक, हमें क्या क्या निकालना है, पोजीशन xt निकालना है। कब कब, x इक्वल टू -5 सेकेंड पर, x इक्वल टू 25 सेकेंड पर और x इक्वल टू 100 सेकेंड पर। यहां पे पोजीशंस निकालनी है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। चलिए नाउ F इक्वल टू रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए मैं माइनस लिखूंगा, -8 न्यूटन इज अप्लाइड for 30 seconds. Therefore, acceleration is equal to F upon m equal to -8 upon 0.4 equal to -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। Therefore, this retardation माइनस साइज में रिटार्डेशन है ना, this retardation for 30 seconds, for next 30 seconds, ठीक है। ये रिटार्डेशन उस बॉडी पर 30 सेकंड के लिए लगेगा। पहले पोजीशन कितनी है, 0, ठीक। तो फाइनल पोजीशन में निकालनी है, पहले पोजीशन 0 और फाइनल पोजीशन हम लोगों को निकालनी है, ठीक। चलिए निकाला जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, xt माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे भाई न्यूटन साहब वाला है, xt माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब कहेंगे xt माइनस एक्स नॉट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है,
पोजीशन एट टाइम t माइनस पोजीशन एट टाइम 0, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलिए निकाला जाए। x माइनस, पहले -5 को निकालना है ना, तो रुकिए हम लिख दें, तो घबरा जाएगा, कहेंगे क्या निकाल रहा है। पोजीशन एट t इक्वल टू -5 सेकेंड। ठीक है, निकाला जाए। क्या होगा, x -5 माइनस एक्स नॉट, जो सफिक्स दे रहा हूं मैं वो टाइम के लिए, ठीक है। ut, u कितना है 10, t कितना है -5, प्लस हाफ, a कितना है -20। एक मिनट, यहां क्वेश्चन में आपने देखा था कि ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा था वो x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 पे अप्लाई किया जा रहा था। मतलब यहां से फोर्स अप्लाई करना शुरू किया गया, यहां के बाद से। इसके पहले फोर्स क्या था, 0। फोर्स जो है सिर्फ x इक्वल टू 0 से लेकर के x मतलब 30 तक अप्लाई किया गया है, 30 सेकेंड तक। ठीक है, इसी के बीच में फोर्स है। इसके बाद भी फोर्स की वैल्यू 0 है और इसके पहले भी फोर्स की वैल्यू 0 है। तो जब फोर्स ही नहीं अप्लाई किए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। मेरी बात समझ में आ रही है ना। t हो जाएगा -5 का स्क्वायर, टर्म ही खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -50 मीटर। ठीक, एक आंसर तो यही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, यहां पे टाइम 0 क्यों कर दिया मैंने। फोर्स F is only between t equal to 0 to t equal to 30 सेकेंड, सिर्फ इतने के बीच में ही है। ठीक है, -5 में नहीं होगा। आते हैं अब आगे। नाउ पोजीशन एट t इक्वल टू 25, तो 25 सेकेंड का रेंज तो 0 से 30 के बीच में आ रहा है। तो जब आ रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो x25 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू u कितना है 10, t कितना है 25, प्लस 1/2 -20। ए यहां लगेगा ना एक्सेलरेशन, क्योंकि ये 0 से 30 के बीच में है, और t का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, गुणा भाग किया जाए। x25, x नॉट की वैल्यू 0 है, पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0, 0 पे है, ओरिजिन पर है ना, तो वो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा आपका एक कट जाएगा 10 बार में, ये 625 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 650 -400 मीटर। ठीक है ना, एक बार चेक कर लिए सब कुछ। सॉरी 625 है ना जी, ये 6250 होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -6000 मीटर, यानी कि ये ओरिजिन से 6000 मीटर पीछे की तरफ चला जाएगा।
ठीक है। नाउ पोजीशन एट t इक्वल टू 100 सेकेंड। देखो 100 सेकेंड हो गया ना, 0 से 30 के बाहर हो गया ना। जब 0 से 30 के बाहर हो जाएगा तो यहां पर एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। यानी कि एक्सेलरेशन कहां से कब तक लगेगा, देखो ये थोड़ा सा अलग हो गया, समझना। ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू 30 सेकेंड तक एक्सेलरेशन लगेगा इसमें, और t इक्वल 30 से लेकर t इक्वल टू 100 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0 रहेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है ना, तो जब एक्सेलरेशन वेरी करता है तो इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। इसको अलग डिस्कस करेंगे और इसको अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं x1 और नहीं x डैश मान लेते हैं, और इसको x डबल डैश मान लेंगे इस पोजीशन को, मतलब, और दोनों को अलग अलग निकाल करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हिसाब लगाएंगे। तो पहले तो 30 सेकेंड तक एक्सेलरेशन लगा दिया जाए, ठीक है। चलिए नाउ देखिए एक्स नॉट की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, तो उसको हम पहले ही हटा देते हैं। एक्स डैश माइनस 0 इक्वल टू यू टी। यू कितना है, यू है हमारा 10, टी कितना है 30 सेकंड। पहले 30 सेकंड तक निकाल रहे हैं, लिख दे क्या, फॉर टी इक्वल टू 0 to 30 विथ एक्सेलरेशन -20, ठीक, प्लस 1/2 -20 इंटू 30 का स्क्वायर। 300, ये कितना हो जाएगा, 9, ये तित्रिका 9, 900 हो जाएगा। 900 मतलब 9000। ये कितना हो जाएगा, 8700 मीटर, माइनस ये एक्स डैश की वैल्यू आ गई। अभी पूरा आंसर नहीं आया है, अभी एक्स डैश डबल डैश निकालना है। नाउ फॉर एक्स डबल डैश, यहां पर t इक्वल टू कहां से 30 सेकेंड से लेकर के टू t इक्वल टू 70 सेकेंड तक काम करेंगे, 100 सेकेंड तक, 100 सेकेंड तक काम करेंगे। यानी कि डेल टी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, टाइम इंटरवल 70 सेकेंड का, और एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत लग जाएगा। एक्स डबल डैश माइनस एक्स नॉट, उसकी वैल्यू 0 हो गई। यूटी, यू कितना है हमारा, यू का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो इस पॉइंट पे इसको पॉइंट ए लिखिए, बी लिखिए और इसको सी लिखिए। पॉइंट बी पर हमें वेलोसिटी चाहिए, वही तो एक्स डबल डैश के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा पहले, ऐसे तो होगा नहीं। यहां पर वेलोसिटी मालूम है हमें 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे निकालना पड़ेगा, v मान लेते हैं। और यहां पे फोर्स भी लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी लग रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगा ले, v इक्वल टू u प्लस ए टी। यू कितना है 10, ए कितना है -20, टी कितना है 30 सेकंड तक ना, तो 10 इंटू -600 हो जाएगा, तो -590 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे जो वेलोसिटी होगी -590 मीटर पर सेकेंड, यही वेलोसिटी बी से सी तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो यही पुट करेंगे यहां पर, -590 इंटू टी कितना है 70 सेकेंड, प्लस 1/2 ए -20
अरे यार ए तो 0 है ना, बी से सी के लिए तो ए 0 है ना, और 70 का स्क्वायर, ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है। 0 7 9 63 के 3 हाथ में लगा 6, 7 5 35, 6 41 मीटर, इतना आ जाएगा। तो टोटल पोजीशन कितनी हो जाएगी, x100 इक्वल टू x डैश प्लस x डबल डैश, ठीक। तो वो कितना है, -8700 है, -41300, गुणा भाग करिए तो आएगा -50,000 मीटर। यह हमारा हो जाएगा आंसर नंबर, ये आंसर नंबर 2 था और ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये। 2-3 बातें सीखने को मिली हम लोगों को। एक, हमें इस बात का ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन कब से कब तक लग रहा है। दूसरा, हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर किसी मोशन में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मतलब जहां से जहां तक कांस्टेंट है वो अलग पार्ट ले लेंगे और फिर दूसरा वाला अलग ले लेंगे। ठीक है, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, आसानी से हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जिसकी हम बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिफाइंड है। तो अगर हम ए से सी तक डायरेक्ट लगा दिए होते तो ए से सी के बीच में वेरी कर रहा है, गड़बड़ा गया होता। ए से बी तक कांस्टेंट इसलिए अप्लाई हो गया, बी से सी तक कांस्टेंट इसलिए अप्लाई हो गया। ठीक है, तो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जा सकता है और इसी को बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन।